नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की जो सीरीज़ है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये दूसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? कुछ समय के बाद मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे लेक्चर देखना है और अपना नोट भी साथ में बनाते चलिए ताकि आप उसको रेगुलर समय पर रिविजन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अमृत, जिसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एक किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत आता है। क्या आप मिनिस्टर का नाम बता सकते हैं कि अभी यूनियन मिनिस्टर कौन है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के? जो अमृत है इसी मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। अब देखिए अमृत जो मिशन है, देखिए अमृत पढ़ा जाता है AMRUT, तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि 2015 में रीलॉन्च किया गया था एक्चुअली, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन था जिसको रीनेम कर दिया गया अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको रीलॉन्च किया गया था 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि आता है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। चलिए, आपको आंसर यहीं पर मिल चुका है। हरदीप सिंह पुरी अभी हैं यूनियन मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के। क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटन ए पैसेज टू इंडिया। तो देखिए एक जो बुक है पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया, इसको EM फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। ये बुक देख सकते हैं, इस तरह का आपको बुक देखने को मिलेगा, ए पैसेज टू इंडिया रिटन बाय EM फोस्टर। उसके बाद है देखिए हरगोविंद खुराना वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन, किस क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ मिला था 1968 में? तो 1968 में हरगोविंद खुराना जी को मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। और किस चीज़ के लिए मिला था? तो कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए, कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए मिला था। इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। तो देखिए हरगोविंद खुराना, तो इनको जो है मिला मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में, किस चीज़ के लिए? फॉर देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि मैंने बताया कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। देखिए ये इनका जन्म हुआ था रायपुर इंडिया में 1922 में, और देखिए इनका जो है देहांत हो चुका है 2011 में USA में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है हरगोविंद खुराना जी को। क्वेश्चन है कि एक फेस्टिवल के बारे में बताना है जो कि मेजर फेस्टिवल है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में इसको मनाया जाता है और इसको मार्क किया जाता है तिब्बतियन न्यू ईयर। तो तिब्बतियन न्यू ईयर लोसार को बुलाया जाता है। अब देखिए लोसार अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि आपको हिमाचल प्रदेश में भी, लद्दाख में भी, सिक्किम में भी मनाया जाता है, यानी कि जहाँ जो है तिब्बतियन लोग रहते हैं वहाँ ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। तो तिब्बतियन न्यू ईयर, तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिब्बतियन न्यू ईयर, तो आपको जो मैंने राज्य बताया है, लद्दाख जैसे हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, इस राज्य में जो है लोसार फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कोंगाली बिहू, ये आपको असम में मनाया जाता है। उसके देखिए मोआत्से मोंग, तो देखिए मोआत्से मोंग एक कलरफुल फेस्टिवल है जो कि एओ नागास के द्वारा मनाया जाता है नागालैंड में। तो देखिए मोआत्से मोंग फेस्टिवल जो है आपको नागालैंड में मनाया जाता है एओ नागास ट्राइब्स के द्वारा। उसके बाद देखिए सागा दवा, तो सागा दवा जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड द बिगेस्ट जो है फेस्टिवल है सिक्किम में। तो सागा दवा इज सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट इंथुजियाज्म एंड द फर्वर एवरी ईयर। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 4 मैंने आपको फेस्टिवल बताए हैं। मोत्से मोंग आपको नागालैंड में, लोसार जो है आपको राज्य मैंने बताया, कोंगाली बिहू असम में, सागा दवा जो है यहाँ पर सिक्किम में। क्वेश्चन है कि एमंग द इंडियन माउंटेन रेंज विच वन इज़ कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट। तो देखिए जो इंडियन जो माउंटेन रेंज है उसमें अरावली रेंज को सबसे जो है पुराना माना जाता है, यानी कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया में है अरावली। अब देखिए ये फैला हुआ किस तरह से है, तो आप देख रहे हैं ये अरावली रेंज आपको देखने को मिलेगा। इसके जो है आपको पश्चिम में देखिए थार डिज़र्ट है, और ये आपको अरावली रेंज पे ही राष्ट्रपति भवन वगैरह है। तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, तो इस तरह से आपको यहाँ फैला हुआ मिलता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स वेयर हेल्ड इन द ईयर। तो देखिए फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स जो है कब से शुरुआत हुई? तो 1984 में। ये देखिए एशियन गेम्स नहीं है, एशियन गेम्स 1951 में शुरू हुई थी, लेकिन ये साउथ एशियन गेम्स शुरू हुई 1984 में। 1984 में तो साउथ एशियन जो कंट्री के द्वारा खेला जाता है। तो देखिए 1984 में, और इसका मोटो है पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड द प्रोग्रेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड द प्रोग्रेस। और
जो है हर 4 साल में होता है और नेक्स्ट जो है 2023 में होने वाला है। कहाँ? तो लाहौर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 2023 में होने वाला है। तो देखिए 1984 में सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो काठमांडू में हुआ था, नेपाल में। ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स हुआ था नेपाल के काठमांडू शहर में 1984 में। अब देखिए इंडिया में कब कब हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 1987 में हुआ था कलकत्ता में। उसके बाद आपको देखिए 1995 में मद्रास में। उसके बाद अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो 2016 में हुआ था गुवाहाटी और शिलोंग में, और 2019 में हुआ था काठमांडू, पोखरा एंड जनकपुर में नेपाल में हुआ था, और 2023 में पाकिस्तान में होना है। क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजन। तो देखिए इमरजेंसी प्रोविजन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है और किस पार्ट में है, किस भाग में है? तो भाग 18 में है। तो ध्यान रखिएगा भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजन है, और भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है यानी कि आर्टिकल है 352 से लेकर 360 तक की है, 352 टू 360। अब देखिए 3 जो इमरजेंसी प्रोविज़न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 352। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन, अंडर आर्टिकल 356। और उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो 360 अनुच्छेद के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, लेकिन जो है अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी। बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर, और लगाने का पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों में है। क्वेश्चन है कि सैयद डायनेस्टी रूल इन दिल्ली ड्यूरिंग। तो देखिए दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बनते हैं, और दिल्ली सल्तनत में जो सैयद डायनेस्टी जो रूल किया था वो 1414 से लेके 1451 तक, यानी कि 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक सैयद डायनेस्टी रूल किया था। अब देखिए कुछ निमोनिक्स है जो कि आपको याद रखने हैं दिल्ली सल्तनत के। तो देखिए एक गुलाब का फूल है, यानी कि गुलाब खिले तब जो है सांस लो, यानी कि गुलाब खिले तो सांस लो। तो देखिए गुलाब से हो गया गुलाम वंश। तो देखिए गुलाब से ध्यान रखिएगा गुलाम वंश है, जिसको इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। तो 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक इन्होंने रूल किया दिल्ली पे। उसका देखिए खिले से है खिलजी वंश, तो खिलजी वंश जो कि यहाँ पर दूसरे नंबर पे है 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। तो से हो गया तुगलक वंश जो कि 1320 से 1398, और बीच में फिर 1398 में तैमूर वगैरह आ गया था। तो इस तरह से आपको वैकेंट पीरियड है। उसका देखिए सांस से हो गया सैयद वंश जो कि क्वेश्चन में था 1414 से लेकर 1451 तक। लो से लोधी वंश, यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है स्लेव डायनेस्टी जो कि गुलाम वंश है, और लास्ट है आपको लोधी वंश। और देखिए 1526 में जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और उसके बाद जो है मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। इस तरह से लिंक करके तो देखिए आपको मैंने कितने बेहतरीन तरीके से निमोनिक से, आपको कई लोगों को आता होगा लेकिन कई लोगों को नहीं आता होगा। तो अब कभी नहीं भूलिएगा गुलाब खिले तो सांस लो, दिल्ली सल्तनत का जो वंशानुक्रम है देखिए इसी क्रम में है। तो दोस्तों इसी क्रम में आपको याद रखना है कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। पीरियड भी आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि पीरियड से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन स्वर्न इज एज द फर्स्ट फीमेल यूएस वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए जब 2020 में नवंबर में चुनाव हुए तब 46th प्रेसिडेंट बने जो बिडेन। तो जो बिडेन 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बने, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट बने फर्स्ट, देखिए वाइस प्रेसिडेंट तो बने बहुत, लेकिन यहाँ पर आपको फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बने हैं कमला हैरिस। तो कमला हैरिस ये आपको ध्यान रखना है, ये भारतीय मूल के हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ फॉर द सिटीजन। तो देखिए आपको ध्यान होगा थोड़ा सा कि भाग 3 में आपको यानी कि पार्ट 3 में 12 से 35 आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं, जो कि भाग 3 में है यानी कि पार्ट 3 में। पार्ट 4 की अगर बात करते हैं तो 36 से 51 तक है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहीं पर आपको देखिए 44 आर्टिकल है। तो देखिए ये बाइंडिंग नेचर में नहीं है, इसको जो राज्य लागू करना चाहे कर सकते हैं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल अगर राइट का उल्लंघन होता है तो अंडर आर्टिकल 32 के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये बाइंडिंग नेचर का है, ये आपको ध्यान। तो यहीं पर देखिए 44 आर्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। देखिए 4 आसान है याद रखने में, 4 यानी कि यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44 के तहत है। और भारत में एकमात्र ऐसा
राज्य है गोवा जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करता है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि द बुक वन अरेंज्ड मर्डर इज रिटन बाय। तो देखिए ये चेतन भगत के प्रसिद्ध बुक में से एक है वन अरेंज्ड मर्डर। तो चेतन भगत जी के द्वारा लिखा गया है। कवर पेज देख सकते हैं चेतन भगत का वन अरेंज्ड मर्डर। और इनका एक और बुक है द गर्ल इन रूम 105। तो गर्ल इन रूम 105 और एक अभी बुक आ रहा है 400 डे। तो 400 डेज करके एक बुक आ रही है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है, ये बहुत ही थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो करेक्ट पूछा है। तो देखिए ये अवनद वाद्य है। तो देखिए वाद्य यंत्र जो है इससे क्वेश्चन है कि वाद्य यंत्र कौन कौन सा है। तो देखिए अनवद्य जो वाद्य है वो परकशन इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए जो घन वाद्य है वो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो देखिए इसको अवनद जो वाद्य यंत्र है उसको ताल बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ढोलक तबला ये सब जो होता है ये आपको अवनद वाद्य यंत्र में आता है। तो इसको परकशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और घन जो वाद्य है उसको सॉलिड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन कल्चर पोर्टल कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत सारे आप जाकर भी पढ़ सकते हैं खुद। तो देखिए जो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है, तो देखिए नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र देखिए पहले नाट्य होता था। तो नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि के द्वारा कंपोज किया गया था 200 BC से लेकर 200 AD तक, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्लब करता है 4 ग्रुप में। तो 4 ग्रुप में, यानी कि नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा कंपोज किया गया है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्लब करता है 4 ग्रुप में, जैसे कि अनवद्य वाद्य। तो देखिए अनवद्य वाद्य है जिसको मेम्ब्रेनोफोन, देखिए मेम्ब्रेनोफोन और परकशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो पहला तरह के है अवनद वाद्य जिसको मेम्ब्रेनोफोन्स और परकशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। उसके बाद देखिए घन वाद्य जो कि इडियोफोन और सॉलिड इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए यही दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरा है सुशीर वाद्य जिसको एरोफोन और विंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। उसके बाद देखिए टाट वाद्य जो कि कोर्डोफोन और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो 4 तरह के यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसको ये एनिसेंट क्लासिफिकेशन है जो कि भरत मुनि के द्वारा दिया गया है। और इसको 12th सेंचुरी में यूरोप में अदर जो है पश्चिमी कंट्री के द्वारा अपनाया गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एनिसेंट इंडियन जो है स्टैटूज एंड द पेंटिंग, जो स्टैचू है और पेंटिंग है, सो द यूज़ ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू व्हाट वी सी टुडे एज मेनी डिफरेंट मटेरियल आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो उसके बाद जो है यहाँ पर आ गया हिंदुस्तानी, जिसे घराना बोल सकते हैं, कार्नेटिक घराना और अदर सारे जो यहाँ पर ट्रेडिशनल है जैसे कि फोक है, ट्राइबल है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो मेनली 4 क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक बार और मैं बताता हूँ। अनवद्य वाद्य जिसको मेम्ब्रेनोफोन और परकशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, घन वाद्य जिसको इडियोफोन और सॉलिड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, सुशीर वाद्य जिसको एरोफोन और विंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, टाट वाद्य जिसको कोर्डोफोन और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब देखिए इस तरह के आपको अनवद्य वाद्य जिसको परकशन इंस्ट्रूमेंट, टाट वाद्य जिसको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, इस तरह के आपको देखने को मिलेगा। घन वाद्य जिसको सॉलिड इंस्ट्रूमेंट और विंड इंस्ट्रूमेंट जिसको सुशीर वाद्य भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ओके, क्वेश्चन है कि वर्गीस कुरियन हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन। तो देखिए भारत में मिल्क की बहुत ही कमी थी जब 1960-1970 के दौर था, लेकिन उस समय वर्गीस कुरियन के सहयोगों से, प्रयासों से भारत में एक तरह से कहिए श्वेत क्रांति हो गई। तो उसको बोलते हैं फ्लड रिवॉल्यूशन या फिर वाइट रिवॉल्यूशन उसको बोलते हैं। तो वर्गीस कुरियन को इन सब जो योगदान के लिए इनको मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। कब? तो 1963 में। तो देखिए 1963 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। तो फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन है और अमूल के फाउंडर भी हैं। अमूल के फाउंडर हैं वर्गीस कुरियन और इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में जानिए। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि एनुअल अवार्ड है, इस्टेब्लिश बाई फॉर्मर फिलिपिन प्रेसिडेंट रमन मैग्सेसेस एग्जाम्पल ऑफ द इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ये अवार्ड जो है इस्टेब्लिश हुआ है 1957 में। 1957 में इस्टेब्लिश हुआ है किन के द्वारा? तो रॉकफेलर ब्रदर्स एक ट्रस्टी है जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड है और
जो है फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा, और सबसे पहला 1958 में इस अवार्ड को दिया गया है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और वर्गीस कुरियन को भी अवार्ड मिल चुका है। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन सी नदी इनमें से अरब सागर में गिरती है। तो देखिए भारत का अगर इस तरह से मैप बनाते हैं तो ये आपको अरब सागर है, ये है बे ऑफ बंगाल। तो मेनली जो नदियां हैं दो तरफ गिरती है। एक आपको जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, यानी कि पूर्वी जो बहने वाली नदी है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा और तापी दो जो प्रमुख नदियां हैं वो गिरती है कहाँ, तो बे ऑफ बंगाल में, जबकि गोदावरी, महानदी और कृष्णा ये आपको बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो देखिए आप देख सकते हैं नर्मदा, तापी ये आपको अरब सागर में गिरती है, जबकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये आपको बे ऑफ बंगाल में गिरती है। क्वेश्चन है कि बोडो लैंग्वेज हैज़ बिन इन न्यूज रिसेंटली, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया। तो देखिए असम में जो बोडो लैंड की मांग की जा रही है बोडो ट्राइब के द्वारा, तो बोडो ट्राइब भी अगर पूछा जाए तो असम की ही है। तो बोडो लैंग्वेज असम में ही बोली जाती है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो देखिए दो टर्म हैं जीडीपी और जीएनपी, इनमें लोगों को कन्फ्यूजन्स होता है। तो जीडीपी, तो देखिए जीडीपी क्या होता है, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। इधर टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड, देखिए फिनिश्ड गुड है एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जैसे कि भारत, इस तरह से अगर मान लें कि भारत है तो भारत में चाहे कंट्री मेन के द्वारा चाहे कोई विदेशी है, उनके द्वारा जितने भी फिनिश्ड गुड एंड सर्विस के वैल्यू है उसको जीडीपी बोलते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि भारत के लोग अमेरिका में भी रहते हैं, अमेरिका के लोग भारत में भी रहते हैं, तब एक दूसरा टर्म निकलता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं जीएनपी, जो कि मेजर करता है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस बाय ए कंट्रीज रेसिडेंट। यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे ए जीएनपी, तो जीएनपी तो जीडीपी तो हो ही गया जीडीपी, और इसमें से जो भारत के लोग काम कर रहे हैं तो उसको जोड़ दीजिए, और जो विदेश के लोग हैं जैसे कि अमेरिका के लोग इंडिया में काम कर रहे हैं तो उनका जो वैल्यू है उसको घटा दीजिए। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो जीएनपी निकल जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम, नेट है कि क्या कि भारत के लोग जो कमा रहे हैं उनको हम जोड़ रहे हैं, जबकि भारत में जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं उनको घटा रहे हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये प्लस में हो जाएगा जीडीपी में, तब जीएनपी निकल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।